क्या आप भी फिनलैंड शिफ्ट होने का सोच रहे हैं? एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होने का डिसीजन कितना बड़ा और कितना मुश्किल डिसीजन होता है ना? बहुत सारी बातों पे ये डिसीजन डिपेंड करता है। जैसे कि आप वहाँ जाके क्या करने वाले हैं, आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन क्या है, आप अकेले जा रहे हैं या फैमिली के साथ? नई जगह जाके अपनी लाइफ रीस्टार्ट करना, अपनी होम कंट्री से शिफ्ट होके नई गृहस्थी दूसरी कंट्री में बसाना, बहुत सारी चीज़ें नई खरीदनी पड़ेंगी। क्या-क्या खर्चे होंगे, इनकम वाइज़ डज़ इट रियली मेक एनी सेंस कि आप अपनी बसी-बसाई लाइफ़ को छोड़ करके, एक स्टेबल जॉब को छोड़ करके फ़िनलैंड जैसी जगह में सेटल हो जाएँ? बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इस डिसीजन को और उन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। हम लोग बात करेंगे कि फ़िनलैंड में एवरेज सैलरी कितनी तक होती है, यहाँ पर सेविंग्स कितनी-कितनी हो सकती हैं, ग्रॉसरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ऑन एन एवरेज यहाँ पर लाइफ़ इन जनरल कैसी होती है। तो ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपके लिए ये ईज़ी हो जाएगा डिसाइड करना कि फ़िनलैंड जैसी कंट्री में शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल ट्रैवल एक्सप्लोर फ़िनलैंड पे और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड कीप वाचिंग। ये वीडियो हिंदी में है तो अगर आपको इंग्लिश कंटेंट चाहिए तो यू कैन स्विच ऑन कैप्शंस फॉर इंग्लिश कंटेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके यहाँ फ़िनलैंड आने के पीछे रीज़न क्या है? क्या आपको ऑलरेडी कोई जॉब मिल गई है? अगर हाँ, तो इससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती क्योंकि फ़िनलैंड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री टू लिव इन, ऑफ कोर्स नॉट एज़ एक्सपेंसिव एज़ अदर नॉर्डिक कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे, बट इट रियली हेल्प्स अगर आप यहाँ पर एक स्टेबल जॉब, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम के साथ आते हैं तो। और फ़िनलैंड आप क्यों आना चाहते हैं? आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन क्या है? आप अभी क्या इंडिया या फिर किसी और एशियन कंट्रीज़ में बेस्ड हैं या फिर किसी सदर्न यूरोप में कहीं या यूएस, यूके में अभी बेस्ड हैं और ये सोच रहे हैं कि फ़िनलैंड इज़ अ बेटर प्लेस टू लिव इन और आपकी एक स्टेबल इनकम है, कंसिडरिंग कि अब इंडिया में भी बहुत सैलरीज़ बहुत कम्पिटिटिव हो गई हैं, एक जॉब चेंज करने पे बड़ी अच्छी हाइक मिल जाती है। तो डज़ इट रियली मेक सेंस ऐसे में कि आपको फ़िनलैंड शिफ्ट होना चाहिए? बात करते हैं यहाँ फ़िनलैंड में एवरेज इनकम के बारे में। एवरेज इनकम फ़िनलैंड में और मैं बात करूँ 2022 के डेटा की, यहाँ पर एवरेज इनकम है अबाउट 3,800 यूरोज़ ग्रॉस पर मंथ। बट इट वेरीज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आईटी सेक्टर में हैं तो एवरेज इनकम होगी कुछ 7-8 थाउजेंड यूरो ग्रॉस पर मंथ। बट डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और क्या आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, क्या स्किल्स हैं, अगर कोई निश स्किल्स हैं आपके पास तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मैनेजर लेवल पे अगर बात करें तो बिटवीन 5,000 टू 7,000 ग्रॉस पर मंथ हो सकता है। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल हैं या फिर पीपल मैनेजमेंट रोल में हैं। फिर अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स के बारे में जिनको 5 to 10 ईयर्स या अप टू 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उनको बिटवीन 4,000 टू 5,500 यूरोज मिल सकता है ग्रॉस पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोफाइल। ऐसे लोगों को स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। फिर अगर हम एक्सपर्ट लेवल के बारे में बात करें तो उनको बिटवीन 3,500 टू 4,500 तक मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का करीब 3,000 यूरो पर मंथ ग्रॉस पर मंथ रह सकता है। टीचर्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा डिफरेंस है कि प्राइमरी लेवल पे क्या मिलता है उनको और अपर सेकेंडरी लेवल पे टीचर्स की एवरेज सैलरी क्या होती है। प्राइमरी या केजी लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 3,000 टू 3,500 ग्रॉस पर मंथ तक मिल जाता है और हायर क्लासेस के लिए अप टू 4,000 यूरो की रेंज में मिल जाता है। यहाँ पे ड्राइवर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अप्रॉक्सीमेटली 3,000 टू 3,500 ग्रॉस पर मंथ मिल सकता है। नर्सेस की यहाँ पर बहुत डिमांड है। सैलरी ब्रैकेट थोड़ा लो हो सकता है लेकिन इट्स बिटवीन 2,800 टू 3,200 ग्रॉस पर मंथ। क्लीनिंग और रेस्टोरेंट और केटरिंग वर्कर्स को अप्रॉक्सीमेटली 2,200 टू 2,800 ऑन एन एवरेज मिल सकता है। इन सब प्रोफाइल्स में मैंने सुना है कि 11 यूरो पर आवर मिलता है तो रफली हो गया 2,600 चेंज टू 2,640। बट वीकेंड्स पे अगर काम करते हैं तो ऑलमोस्ट डबल मिलता है, ऑलमोस्ट 20 यूरो पर आवर मिल सकता है। तो उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। लेकिन इन सब प्रोफेशंस में मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑफिस जॉब इसकी अगर मैं बात करूं तो इन सब प्रोफेशंस में ऐसा नहीं है कि आपको अपनी होम कंट्री से ही डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी और वहीं से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको लाइसेंस चाहिए होता है,
कुछ केसेस में हाइजीन पास चाहिए होता है, कुछ केसेस में स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जिस भी काम में क्लाइंट का इंटरेक्शन होगा उसमें ऑफ कोर्स फिनिश लैंग्वेज स्किल्स चाहिए ही होंगी। और फुल टाइम जॉब्स यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 37.5 आवर्स की होती हैं इन अ वीक, टोटल 37.5 आवर्स फॉर फुल टाइम जॉब। अगर बेनिफिट्स की हम बात करें तो फिनलैंड में आपके ये रेजिडेंस परमिट के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ रेजिडेंस परमिट यू हैव, कि आपको कौन से बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल हैं फिनलैंड में। तो बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे मिलते हैं फिनलैंड के गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अगर आप जॉब करते थे और फिर किसी रीजन से अनएम्प्लॉयड हो गए तो या फिर आप डिपेंडेंट वीजा पे आए हैं और अभी अनएम्प्लॉयड हैं और ढूंढ रहे हैं जॉब, लेकिन रेजिडेंस परमिट स्टेटस के साथ साथ और भी बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा या नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। फिर इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के अलावा आपको हाउसिंग अलाउंस मिल सकता है, लेकिन वो मिलता है सिर्फ लो इनकम ग्रुप के लिए। वो एक लेवल है, अगर उसके बिलो अगर टोटल हाउस की इनकम है, हाउस होल्ड इनकम है, तो ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट अलाउंस भी मिलता है, और अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप टीई पालवेलुत के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है यहाँ पर, और आप ये प्रूव करें कि और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, कि आप ये प्रूव करें कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आप उनके थ्रू किसी कोर्स में एनरोल होते हैं, तो पर डे आपको कुछ अलाउंस मिलती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट हाउसिंग के लिए भी एलिजिबल होते हैं, और उसमें उन लोगों को बाकी अपार्टमेंट्स के अलावा बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में, चीप रेट में उनको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी स्टूडेंट्स को कुछ डिस्काउंट मिलता है, सब्सिडाइज फूड भी होता है। फिर अगर हम बात करें कि एक हाउस होल्ड की जिसमें कि बच्चे हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी बेनिफिट मिलता है 40 डेज का, और फिर मैटर्निटी प्लस पैटर्निटी बेनिफिट मिलता है अगर आप एम्प्लॉयड हैं। ये अमाउंट कितना होगा, ये टोटली आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसका कुछ परसेंटेज ही आपको मिलता है केला के थ्रू। एडिशनली चाइल्ड केयर अलाउंस मिलता है अराउंड 95 यूरो अगर आपका एक बच्चा है तो, फिर फॉर फर्स्ट चाइल्ड, और ये बेनिफिट बढ़ता रहता है विद द नंबर ऑफ किड्स यू हैव। फॉर एग्जांपल सेकंड किड के लिए अराउंड 95 यूरो होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक्सपेंसेस में सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेस की। तो फिनलैंड में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इट कैन ऑल्सो गो अप टू मैक्सिमम 52% तक भी जा सकता है। अगर आपको अपनी ग्रॉस सैलरी पे ये कैलकुलेट करके देखना है कि कितना टैक्स बनेगा, तो वेरो.सी पे जा करके आप अपना ग्रॉस सैलरी डाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो टैक्स परसेंटेज है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे एक्चुअली डिपेंड करता है, कि जैसे कि आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी कितनी है, आपको कितना टाइम हुआ है फिनलैंड आए हुए, आप कौन से बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या डिडक्शंस आपको मिल सकती हैं, कौन सी सिटी पे आप रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत ही हाई टैक्सेस देने पड़ते हैं। थोड़ी सैलरी चली जाती है पेंशन फंड में, थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में चली जाती है, और बाकी कुल मिला के देखें तो आधे से थोड़ी सी ज़्यादा इन हैंड बचती है हाथ में। मंथली ग्रॉसरी एक्सपेंसेस क्या आप पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर स्पेंडिंग हैबिट्स एक्चुअली, बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 700 टू 1000 यूरो पर मंथ हो सकता है आपका मंथली ग्रॉसरी एक्सपेंस, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर हाउस, कितने लोग रहते हैं, आप अकेले रहते हैं कि फैमिली के साथ, कितने टाइम बाहर आप खाना पसंद करते हैं या फिर खुद घर में बनाना पसंद करते हैं। तो मिल्क ऑन एन एवरेज 1 लीटर का आपको पड़ जाएगा अराउंड 0.99 टू 1.5 यूरो, और ब्रेड पड़ती है, एक आधा किलो की ब्रेड की अगर हम बात करें तो 500 ग्राम्स अराउंड 1.5 टू 3.5 यूरोस की पड़ जाती है। या फिर एग्स की बात करें तो एग्स अराउंड बिटवीन 1 यूरो टू 3 यूरोस तक मिल जाता है। तो इंडियन ग्रोसरी वगैरह सब कुछ मिलता है, दाल, आटा, चावल, छोले, राजमा, मसाला, सब कुछ जाता है, बट थोड़ा सा हाई प्राइस में मिलता है। तो इंडिया से ग्रोसरी लेके आना यहाँ पर इट डजंट रियली मेक सेंस एक्चुअली। अब यहाँ पर रहेंगे तो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी होंगे ही होंगे। तो मेट्रो बस की टिकट जो HSL की होती है, वो सीजनल टिकट आपको पड़ जाएगी अराउंड 170 टू 200 यूरो उसमें मिल जाएगी, जो कि 3 मंथ्स की होती है,
और स्टूडेंट को काफ़ी अच्छी डिस्काउंट मिल जाती है। स्टूडेंट्स को 14 डेज का जो पास है वो अराउंड 30 यूरो मिल जाता है, जो कि बाकी एडल्ट्स को पड़ता है 50 यूरो का। और स्टूडेंट्स को मिलता है 30 डेज का पास, उनको पड़ जाता है 40 यूरो का, जो कि नॉर्मल एडल्ट्स को मिल पड़ता है अराउंड 70 यूरोज का। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करें अगर हम एकोमोडेशन के बारे में, तो जो स्टूडेंट हाउसिंग है उनको अराउंड 400 टू 800 यूरोज में उनको मिल जाती है बड़े आराम से। बड़े आराम से नहीं, एक्चुअली क्यू होती है उसके लिए लंबी। तो उसमें शेयरिंग ऑप्शंस भी होती है और सेपरेट ऑप्शंस भी रहता है। तो इनफैक्ट अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप शेयर अकोमोडेशन में रह सकते हैं। कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं शेयर अकोमोडेशन के लिए। तो अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपके का पड़ेगा अराउंड 400 टू 600 यूरो तक भी आपको मिल सकता है अकोमोडेशन। एक स्टूडियो अपार्टमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो 2 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है आपको पड़ सकता है अराउंड 900 टू 1300 यूरो पर मंथ, बट कंप्लीटली डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, अपार्टमेंट कैसे बुक करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन इस वाली वीडियो में मैंने आपको दे दी है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो सेविंग्स की अगर हम बात करें तो फिनलैंड ऐसी कंट्री नहीं है कि अगर आप सोचें कि हम खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर अपनी होम कंट्री भेज देंगे। ऐसा करना बहुत चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि फिनलैंड बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, यहाँ पर सेव करना बहुत मुश्किल है। अभी तक आपको ये सब वीडियो देख करके अभी तक समझ में आ ही गया होगा। खर्चा यहाँ पर बहुत होता है। फिनलैंड में इक्वालिटी पे बहुत जोर है, लोगों की सैलरीज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और खर्चे सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही है। ओवरऑल एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं। जब टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप आ रहे हैं और फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं फिनलैंड में आपके साथ थोड़े टाइम के लिए स्टे करने पे, तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपके बैंक अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी है। और स्टूडेंट्स के लिए भी यही रूल है। एग्जैक्ट अमाउंट आपको migrate.fee पे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स को भी ये दिखाना पड़ता है कि उनको उनके पास यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पर सस्टेन करने के लिए, यहाँ के खर्चे उठाने के लिए इनफ फंड्स हैं। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आपके पास ऑलरेडी कुछ सेविंग्स हो यहाँ के शुरुआती खर्चों को उठाने के लिए, ताकि जब तक आप यहाँ पर स्टेबल हो जाएं, जब तक आपके बैंक अकाउंट में थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाए, तब तक फाइनेंशियली आपको कोई इश्यूज ना हो। और अगर ऐसा है कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं अपनी होम कंट्री में, आपकी कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, कोई शॉप है या फिर कोई कार रेंट पे चढ़ाई हुई है, अगर ऐसा है तो उससे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सेकेंडरी इनकम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो ऐसा हो कि आप यहाँ फिनलैंड में स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर कोई एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का सपोर्ट अगर आपको हमेशा रहे, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट आई अंडरस्टैंड ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। बट ओवरऑल आपको जो भी बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं मैंने बताए हैं, वो यहाँ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए इनफ नहीं है। यहाँ के मतलब खर्चे चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ पर किसी भी तरह से आ जाएंगे और फिर बेनिफिट्स के सहारे पार्ट टाइम जॉब्स करके आप यहाँ पर काम चला लेंगे। तो ऐसे में बहुत ही हैंड टू माउथ सिचुएशन हो जाएगी और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिनलैंड में सरवाइव करना। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छी है ही फिनलैंड में, इसमें तो कोई राय नहीं है। यहाँ पर जो भी फूड आइटम्स होते हैं, फर्नीचर, क्लोथ्स वगैरह, रहने के लिए अपार्टमेंट्स, कॉटेजेस, हाउसेस, सब यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो उसमें तो देयर इज नो सेकंड थॉट्स। फिनलैंड का जो हेल्थ केयर है बहुत अच्छा माना जाता है। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज ये यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ की नर्सेज ही इतने अच्छे से ट्रेंड होती हैं कि अराउंड 90% ऑफ केसेस तो वो खुद ही हैंडल कर लेती हैं और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिलेगी। यानी कि आपके ऑफिस में ही कोई इन हाउस डॉक्टर्स हों या फिर कोई मेडिकल फैसिलिटी हो, या फिर आपके ऑफिस का टाई अप हो किसी और मेडिकल फैसिलिटी के साथ। एडिशनली अगर आपका रेजिडेंस परमिट आपको अलाउ करता है तो आपको फ्री पब्लिक हेल्थ केयर की फैसिलिटी का भी एक्सेस रहेगा। वैसे फिनिश पब्लिक हेल्थ केयर बोलते हैं कि बहुत स्ट्रेस्ड है क्योंकि इतना स्टाफ नहीं है यहाँ पर इन लोगों के पास। फिनिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है जो कि मैंडेटरी है। ऐसे कोई भी यहाँ पर नर्स नहीं बन जाता, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और फिर इनका हॉलिडे सीजन जब आता है जून जुलाई, और फिर जब दिसंबर जनवरी में होता है हॉलिडे सीजन, तो फिर बहुत ज़्यादा स्टाफ की शॉर्टेज रहती है यहाँ पर हेल्थ केयर में।
जो फिनिश एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो इसको वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है। मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है कि यहाँ इन लोगों को पढ़ाने के तरीके जो हैं इन लोगों के ये बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक ही कॉन्सेप्ट को वो लोग अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाते हैं। जैसे कि वो थ्योरेटिकली भी बताएंगे, प्रैक्टिकली भी बताएंगे, ड्रॉ करके बताएंगे, उनको सिनोनिम्स बताएंगे और उसी कॉन्सेप्ट पे सेंटेंसेस फ्रेम करना सिखाएंगे या फिर उस सिचुएशन से रिलेटेड कोई वीडियो दिखाएंगे बच्चों को। तो बट आई एम नॉट श्योर कि ये हायर एजुकेशन में भी ये इक्वली एप्लीकेबल है कि नहीं है, बट एटलीस्ट लोअर ग्रेड्स में तो ऐसा है। एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड में सबसे पहले तो स्टार्ट होता है डे केयर प्रोग्राम से, बेबीज और टॉडलर्स के लिए। फिर होता है 1 साल का प्री स्कूल जो कि एज 6 से स्टार्ट होता है, और फिर होती है 11 ईयर्स की कंपल्सरी बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल एजुकेशन जो कि होती है फ्रॉम द एज ऑफ 7 to 18। And as of 2024, secondary, general, academic, and vocational education, higher education, and adult education are compulsory in Finland. तो बेसिक एजुकेशन के बाद स्टूडेंट्स को चूज करना पड़ता है कि उनको सेकेंडरी एजुकेशन में क्या करना है, कि एकेडमिक ट्रैक रखना है या फिर वोकेशनल ट्रैक रखना है। जो एकेडमिक ट्रैक होता है उसको बोलते हैं ल्यूक्यो, और वोकेशनल ट्रैक को बोलते हैं अमाती कोलू अमातियो पिलाइटोस। तो दोनों ही जो कि होते हैं 3 साल के, और फिर उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड होता है कि आप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए या फिर पॉलिटेक्निक में जाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो फिनलैंड में जो बेसिक एजुकेशन है इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टे या फिर सिटीजनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप फिनलैंड शिफ्ट हो रहे हैं तो आगे चल के कभी ना कभी सिटीजनशिप का भी ट्राई करेंगे ही। बहुत से लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोच के नहीं आते हैं फिनलैंड, क्योंकि पता नहीं होता कि विंटर्स में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बच्चे यहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, सिटीजनशिप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लोग पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो भी फिनलैंड सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको migree.c पे मिल जाएंगे। वो अगर मैं आपको बताऊंगी तो इट माइट नॉट बी वैलिड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स और सो, क्योंकि रूल्स कुछ चेंज होने वाले हैं। तो आप migree.c पे जाकर के ये सारी सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट्स को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट की, क्योंकि फिनलैंड में बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ के विंटर्स के बारे में जानने के लिए मेरी एक विंटर की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्नो कवर होता है वो ऑन एन एवरेज जो लैपलैंड है जो नॉर्थ साइड पे है वो सितंबर में शुरू हो जाता है, और सदर्न पार्ट में और वेस्टर्न एरियाज में नवंबर में स्नोफॉल शुरू हो जाती है फिनलैंड में। कोल्डेस्ट टेम्परेचर फिनलैंड में रहता है विंटर्स में बिटवीन -45 डिग्री टू -50 डिग्री हो सकता है लैपलैंड में, ईस्टर्न फिनलैंड में। और अगर हम सदर्न फिनलैंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर एज मच एज -25 -30 तक भी जा सकता है ये सब सदर्न एरियाज में। जो लोएस्ट टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड हुआ है हेलसिंकी में वो है -34.3 डिग्री, जो कि 1987 में था। तो बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात करी हमने इस वीडियो में अभी तक। हो सकता है कि आपको थोड़ा हेल्प मिली होगी, थोड़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी कि फिनलैंड शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं, वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। ओवरऑल मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप फिनलैंड आ रहे हैं तो यहाँ आइए अच्छी क्वालिफिकेशंस के साथ, स्किल्स के साथ, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम के साथ, क्योंकि उससे आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट, अपना आज इम्प्रूव करने का मौका मिल पाएगा। फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है यहाँ, नेचर से क्लोजनेस है। हाँ, थोड़ी ठंड पड़ती है, बट ऐसा नहीं है कि ठंड की वजह से यहाँ पर लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। फिन्स ऑलरेडी बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को एज एन एडवांटेज यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड सी यू अनदर व्लॉग।